हेलो स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है स्टडी करेंगे, जिसका नाम है फंक्शन। तो चलिए समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो अगर बेसिकली हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन लगभग कोई भी अगर मशीन ले लें वो भी क्या करती है, अपना उसका फंक्शन है, हमारी बॉडी का फंक्शन है, ठीक। लेकिन जो लोग आज जो फंक्शन पढ़ेंगे ये क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। कैसा होता है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इससे पहले हम लोगों ने जो रिलेशन पढ़ा था, स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन। क्या स्पेशलिटी होती है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम आपसे एक बात कहें कि जैसे हमारे घर में क्या है, बहुत से अप्लायंसेस लगे होते हैं और स्विच बोर्ड्स होते हैं, ठीक। उन स्विच बोर्ड्स की अगर हम बात करें, सब में क्या होता है, हर एक अप्लायंस का अपना अपना एक स्विच होता है, ठीक। मान लीजिए इस अप्लायंस से फैन का कनेक्शन है, इससे बल्ब का है ना। बाकी दो से मान लीजिए सी और डी कुछ ना कुछ क्या है, इससे कुछ ना कुछ क्या है, कोई ना कोई अप्लायंस अटैच है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि ऐसे मान लीजिए हम इस स्विच को ओपन करें तो क्या होगा, फैन चलेगा। अब ऐसा तो नहीं कि इस स्विच को ओपन करेंगे इसको बल्ब ऑन हो जाएगा, या फिर इसको ओपन करेंगे सी या डी या कोई और अप्लायंस चालू हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो भी स्विच लगे होते हैं या फिर जो स्विच जिसके लिए है उसके लिए क्या होगा, वही क्या होगा, उसी चीज को क्या करेगा, ऑन करेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप फैन के लिए ओपन करेंगे तो फैन का ही स्विच क्या होगा, फैन का ही स्विच ऑन होगा। बल्ब के लिए करेंगे तो बल्ब जो है ऑन होगा, और बाकी अगर किसी करेंगे तो उसका ऑन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसमें अगर चार अगर आपके स्विच दिए गए हैं तो उन चार का क्या होगा, सबका अलग अलग फंक्शन होगा। कोई भी एक्स्ट्रा स्विच नहीं आप दिखेंगे कि उसका कोई जो है एक्स्ट्रा स्विच होगा। कहने का मतलब है कि सबका अपना अपना क्या होता है, एक यूनिक क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। वैसे ही इसमें फंक्शन क्या है कि एक रिलेशन होता है, मान लीजिए दो सेट दिए होंगे, ठीक। अच्छा हम बात करें कि दो सेट मान लीजिए दिए गए हैं, इसमें एक सेट ए है, ठीक है। वैसे दूसरा सेट क्या है, ठीक है, इसी समझ में आ गई होगी। दूसरा सेट मान लीजिए बी दिया गया है, ठीक है। एक सेट क्या है, बी है, सेट ए और सेट बी। इनमें मान लीजिए एलिमेंट्स हैं, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक। इसमें एलिमेंट मान लीजिए दिए गए हैं x1 x2 x3 x4, ठीक। ऐसे मान लीजिए x5 x6 है ना, x7। सेट बी में मान लीजिए एलिमेंट दिए गए हैं a b c d e f g। बात समझ में आई? सेट ए में कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, सेट बी में एलिमेंट्स कुछ दिए गए हैं। हमने बताया फंक्शन क्या होता है, क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। स्पेशल मतलब कि इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका क्या होगा, एक यूनिक रिलेशन होगा। क्या कह सकते हैं कि रिलेशन, कैसा है, रिलेशन विच कनेक्ट, क्या कनेक्ट करेगा, रिलेशन विच कनेक्ट टू वेरिएबल्स, ठीक। कैसे कनेक्ट करेगा वेरिएबल्स को, यूनिकली, है ना। यूनिक उनका क्या होता है, रिलेशन होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि मतलब उनका क्या होगा, यूनिक रिलेशन होगा। जैसे मैंने बताया कि भाई स्विच बोर्ड का हमने एग्जांपल लिया था, उसमें क्या था कि भाई हर एक स्विच का क्या होता है, अपना एक यूनिक फंक्शन होता है। फैन के लिए ओपन करेंगे तो उससे फैन ही ओपन होगा, उससे तो नहीं कि कोई और दूसरा ओपन हो जाएगा। वैसे ही क्या होगा, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, उनका एक यूनिक रिलेशन होगा। इतनी बात समझ में आई। और क्या होता है कि इसमें फंक्शन में ऐसे बात करें तो जैसे मान लीजिए सेट ए एलिमेंट्स में जो एलिमेंट दिए गए हैं, इनका जो रिलेशन होगा, मान लीजिए x1 का a से है, x2 का b से है, x3 का भी b से है, x4 d से है, x5 e और x6 का e से है, x7 f से है। बात समझ में आई? इन सब का क्या रिलेशन है, देखिए x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, इन सब का रिलेशन क्या है, इस सेट बी वाले एलिमेंट से हो गया। तो इससे क्या समझ में आता है कि भाई सेट ए में जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या, उन सब का क्या है, इन सबके साथ यूनिक रिलेशन है। बात समझ में आई? पहला पॉइंट ये कि इसमें जो भी सेट ए में एलिमेंट जो भी दिए होंगे, कोई भी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, मतलब कोई भी एलिमेंट जो है छूटना नहीं चाहिए, सबका क्या होना चाहिए, उसके साथ रिलेशन होना चाहिए। वैसे ही मैंने बताया था कि स्विच बोर्ड में क्या होता है, कोई भी स्विच आपने देखा होगा, कोई भी फिजूल का स्विच नहीं होता है ना, कि जिसका कोई यूज ना हो। बात समझ में आई? तो वैसे ही इसमें भी जो है कि कोई भी जो है एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, छूटेगा नहीं, सबका क्या होगा, कोई ना कोई रिलेशन जो होगा सेट बी से होगा। और भाई और क्या होगा, सारे एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट क्या छूटना नहीं चाहिए। दूसरा क्या होगा कि सभी एलिमेंट्स का क्या होगा, यूनिक रिलेशन होगा। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या ले सकते हैं, फंक्शंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि ऑल एलिमेंट्स
ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक, इज एसोसिएटेड, क्या हो जाएगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक, पहला पॉइंट क्या था कि भाई सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब वो सब क्या होंगे, सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट होंगे। ठीक, जितने भी एलिमेंट्स, कोई भी क्या होगा, सिंगल एलिमेंट्स क्या होगा, बचेगा नहीं, सबका क्या होगा बेटा, रिलेशन होगा सेट बी से। सेकंड पॉइंट ने क्या बताया कि भाई एलिमेंट्स इनसे रिलेशन तो होगा, दूसरा कि यूनिक रिलेशन करेंगे। ठीक है, कि ये नहीं कि x1 का a के साथ, x2 का b के साथ, अब मान लीजिए इनका रिलेशन इसके साथ नहीं, कि c का रिलेशन जो है x1 और x2 दोनों के साथ हो गया, या d का रिलेशन x3 और x4 दोनों के साथ हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब है इन सब का रिलेशन क्या होगा, सेट बी से होगा, यूनिक रिलेशन होगा। दूसरे में क्या हो जाएगा कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक, इज associated with the elements of इसका सेट बी कैसा, यूनिकली, आर यूनिकली। बात समझ में आ गई? क्या है कि भाई सेट ए का जो एलिमेंट जितने भी होंगे उन सब का जो रिलेशन होगा एलिमेंट्स ऑफ सेट बी के साथ कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग जो है कुछ और बातें देखेंगे सेट फंक्शंस के बारे में। तो पहला हम लोग क्या समझा कि भाई इनका रिलेशन क्या होगा, सभी एलिमेंट्स सेट ए के जो है सेट बी से एसोसिएटेड होंगे, और सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, इन सबका रिलेशन होगा सेट बी से। दूसरा यूनिक रिलेशन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ और बातें देख लेते हैं। ठीक, इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रफ कर रहे हैं। ठीक, कैलकुलस का एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैलकुलस एक तरीके से क्या बोलते हैं, फंक्शन जो है कैलकुलस की बैकबोन मानी जाती है। जितना अच्छी तरीके से जो है फंक्शन आप पढ़ लेंगे उतनी ही बेहतर तरीके से जो है आपको कैलकुलस समझ में आएंगी। बिना फंक्शन के कैलकुलस की आप जो है इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि कैलकुलेशन में जो है फंक्शन जो है कैलकुलस में बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, रिलेशन विच कनेक्ट टू वेरिएबल्स यूनिकली। ठीक है, अब अगर सेट ए की बात करें तो इसको हम लोग जो है सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको लोग क्या बोलते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन बोलते हैं। और जो सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडोमेन, या फिर रेंज कहते हैं। कोडोमेन बोलते हैं बेटा, या फिर रेंज कहते हैं। इसको डोमेन और इसको रेंज। और क्या होता है, जितने भी एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट होते हैं बेटा, इनका क्या है, इसके साथ रिलेशन है ना। तो ये क्या होते हैं, इसकी इमेजेस बनाते हैं। इधर सेट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं जो सेट बी में है, ये सब क्या इमेजेस कहलाती हैं इसकी। और जो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं ये सब प्री इमेजेस कहलाती हैं। ठीक है, सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक से एक तरीके से फंक्शन का सब आपको पता होना चाहिए। तो बात समझ में आई। सेट ए के एलिमेंट डोमेन, ये कोडोमेन, ये इसको रेंज भी बोलते हैं। और ये क्या होती है, इधर इमेजेस बनती हैं इनकी, और ये क्या है, प्री इमेजेस हैं। ठीक है, और एक चीज कि जो कोडोमेन या रेंज होता है, रेंज क्या होता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन। सबसेट तो मालूम ही होगा भाई, जाहिर सी बात है भाई, रेंज और कोडोमेन एक ही है भाई। इसके सभी एलिमेंट्स क्या है, सेट बी में ही प्रेजेंट है, तो सबसेट होगा या फिर इक्वल होगा। भाई इक्वल भी हो सकते हैं, रेंज है सबसेट ऑफ कोडोमेन। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये क्या है, डोमेन है, ये इसका कोडोमेन हो गया, रेंज हो गया, और क्या हो गया, इसका रेंज क्या होता है, सबसेट ऑफ दी कोडोमेन। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, और ऐसे कुछ जो है छोटी मोटी चीजें देख लेते हैं। जैसे ये क्या हो गया कि सेट ए के एलिमेंट्स जितने भी होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं, ये प्री इमेजेस होती हैं, ये रेंज हो गया, कोडोमेन हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम लोग जो है कुछ फंक्शंस के बारे में देखेंगे, जो बेसिक फंक्शंस इनके होते हैं। ठीक, कौन कौन से फंक्शन। ठीक, एक चीज के बारे में और जो है पढ़ लेते हैं। जैसे हम कहें कि y बराबर जैसे जो है fx आपको कोई फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे y की अगर हम बात करें, ये कैसा वेरिएबल है और fx कैसा वेरिएबल है। तो fx जो भी होगा वो कहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और जो y है ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये जो y है ये हमारा fx पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, जैसे y बराबर मान लीजिए x स्क्वायर दिया गया है,
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जो भी वैल्यू रखेंगे वो क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही क्या होगी, वाई की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, और वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, हमने बताया कि फंक्शंस क्या होता है, एक तरीके से जैसे कोई मशीन है, उस मशीन का भी फंक्शन होगा। मान लेते जैसे कहें आपसे कि ये एक मशीन है, ये मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, इसमें आप कोई वैल्यू देंगे, मान लीजिए 1 वैल्यू दी 1 आएगा, 2 वैल्यू देंगे क्या आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कर देगा 4 कर देगा, 3 देंगे तो कितना 9 हो जाएगा। तो ये सब क्या है कि एक तरीके से मशीन है भाई, जो भी इसको हम इनपुट देंगे, है ना, जो भी इसको इनपुट देंगे वही हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। जैसा इनपुट देंगे वैसा ही हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे हमने कहा कि y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इतनी बात समझ में आ गई। आप लोग जो है एक टेस्ट पढ़ेंगे जिसको हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट बेटा। अच्छा, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, ये बताता है कि भाई कोई भी अगर फंक्शन दिया गया है तो फंक्शन है या नहीं है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में हमने बताया क्या होता है कि a curve in a plane represent the graph of a real function if and only if no vertical line intersects more than once। बताता है कि भाई एक कर्व होता है किसी प्लेन पर रिप्रेजेंट करता है ग्राफ ऑफ अ रियल फंक्शन, उसमें क्या होता है, if and only if no vertical line more than once। कहने का मतलब है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट ये बताता है कि अगर कोई भी ग्राफ एक कर्व है, वो अगर किसी भी वर्टिकल लाइन को एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पर अगर क्या करता है, कट करता है, तो क्या होता है, वो फंक्शन नहीं कहलाता है। ये आपके सामने जो है कुछ ग्राफ बने हैं, जैसे पहले के ग्राफ की बात करें, इसमें देखिए जो वर्टिकल लाइन है ना, यहां पर एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है। सेकंड फिगर की अगर हम बात करें, ये मान लीजिए फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर, इसमें भी क्या है भाई, वर्टिकल लाइन है, किसी एक पॉइंट पर देखिए उसको वर्टिकल लाइन क्या कर रही है, कट रही है, तो क्या है, ये भी क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इस ग्राफ में देखिए थर्ड ग्राफ क्या कह रहा है कि इसमें जो भी फंक्शन है, जो ग्राफ बना है, इसमें वर्टिकल लाइन कितने पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर कट कर रही है। इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन मोर देन वंस, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, मतलब फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी क्या ग्राफ है, इसमें भी क्या है, एक पॉइंट से ज्यादा है, तो ये भी क्या है, फंक्शन नहीं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट का केवल इतना मतलब होता है कि वो बताता है कि कौन सा ग्राफ फंक्शन है और कौन सा ग्राफ फंक्शन नहीं है। क्या बताता है कि भाई अगर कोई कर्व जो है, कोई ग्राफ है, वो उसको कोई वर्टिकल लाइंस एक से ज्यादा पॉइंट पर अगर कट करती है, तो इसका मतलब वो ग्राफ फंक्शन नहीं कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग जो है पढ़ेंगे कि हम लोग फंक्शन चैप्टर में कौन कौन टाइप से जो है फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, काफी सारे जो है टाइप्स है फंक्शन के, उनके बारे में जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा जो है बात कर लेते हैं। जैसे आपसे कहें कि y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया बेटा, y बराबर क्या दिया गया, एफ एक्स एक फंक्शन है, तो इसमें अगर हम डोमेन की बात करें या रेंज की बात करें, तो जो भी y की जो भी वैल्यूज आएंगे ना, y की जो भी कलेक्टिव वैल्यूज आएंगी, वो क्या कहलाएंगी, रेंज कहलाती है। रेंज क्या होगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है बेटा, क्या होगा, रेंज क्या होगा भाई, y की जो भी कलेक्शन ऑफ जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे, फंक्शन के, वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाते हैं। एफ एक्स की जितनी भी ऑल पॉसिबल वैल्यूज होती है, वो क्या कहलाती है बेटा, डोमेन कहलाती है ना। क्या कह सकते हैं कि माना कि x के लिए, ठीक है, x के लिए हिंदी में लिख देते हैं, x के लिए जो भी है ना, जो भी वैल्यूज कलेक्शन आएंगी, जो भी वैल्यूज आएंगी x के लिए, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, वो क्या कहलाती है बेटा, डोमेन कहलाएंगी। इतनी समझ में आ गई भाई। y के लिए जो भी वैल्यूज आएंगे, है ना, y की जो भी कलेक्शन ऑफ जितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, वो क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। और x की जो भी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, वो क्या कहलाती हैं, डोमेन कहलाती हैं। इतनी समझ में आ गई। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं जैसे कोई फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर के, दिया गया कोई कांस्टेंट है, तो एफ एक्स बराबर क्या है, के। ठीक, कैसा इसका ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ की बात कर लें,
तो इसका जो ग्राफ होगा, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जो होता है, के बनना है तो मान लीजिए ये ग्राफ जो है ऐसे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना, ये जो होगा यही के कहलाएगा। यही क्या है, एफ एक्स बराबर के, ये वाई है ये एक्स है, ठीक। ये हमारा क्या है, कैसा ग्राफ हो गया, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसकी डोमेन और रेंज की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, एक जनरल फॉर्म है किसी भी क्या है कांस्टेंट फंक्शन का, एफ एक्स बराबर के मान लिया है। अच्छा, इसका डोमेन जो है कांस्टेंट फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन की अगर हम बात करें वो क्या हो जाएगा, एक कोई भी जो है रियल नंबर हो जाएगा ना, सेट ऑफ अ रियल नंबर फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, भाई एफ है 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, उसका डोमेन कहलाएगा। अच्छा, रेंज की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी भाई, रेंज क्या हो जाएगी, रेंज तो यही कांस्टेंट फंक्शन ही है। के की अगर हम बात करें यही क्या है, इसकी रेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भाई रेंज जो होगा यही के हो जाएगा, है ना, है ना। कोई भी क्या है, सिंगलटन सेट है भाई, एक ही एलिमेंट होगा, सिंगलटन सेट, सिंगलटन पता है ना आपको, ठीक। अगर आपने सेट ना पढ़ रखा हो तो सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट पढ़ी है चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। सिंगलटन सेट, इतनी बात समझ में आई भाई, एक एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट होता है जिस सेट में, उसको लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगा, कोई भी रियल फंक्शन हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगी, के हो जाएगा। मान लेते हैं ऐसे ही, मान लीजिए एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन दिया गया है, मान लीजिए हम जो है एफ एक्स बराबर 2 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका ग्राफ, तो ये हमारा एफ एक्स बराबर 2 है, तो इसका ग्राफ मान लीजिए 2 बराबर ये हो जाएगा 2, ये एफ एक्स बराबर क्या है 2 का ग्राफ है कांस्टेंट फंक्शन में, ठीक है बेटा। इसकी डोमेन की अगर हम बात करें, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन होता है रियल नंबर, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज, रेंज भाई क्या होता है, के टर्म होता है ना कांस्टेंट टर्म, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है पढ़ेंगे आईएनटी फंक्शन क्या होता है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वाला कौन सा है, आईएनटी फंक्शन है। तो आईएनटी फंक्शन के बारे में जान लेते हैं क्या होता है, काफी सिंपल सा है। मान लीजिए एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन एक्स दिया गया है, एफ एक्स बराबर एक्स या वाई बराबर एक्स, या एफ एक्स बराबर कोई मान ले वाई बराबर एक्स कह लें, या एफ एक्स बराबर एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, हमने बताया वाई बराबर एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ये इसके ओरिजिन से जाता है, ठीक है। ये क्या है, y बराबर x, ठीक है बेटा, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इसकी अगर डोमेन और रेंज की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसकी डोमेन और रेंज दोनों ही क्या हो जाएंगे, एक रियल नंबर होंगी। डोमेन और रेंज कैसी होगी, इसकी रियल नंबर होगी, इसकी आइडेंटिटी फंक्शन की। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी फंक्शन है या कोई भी मशीन या फिर कोई भी ले लेते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं, इसमें मान लीजिए इनपुट अगर आप 1 देंगे, है ना, x बराबर 1 दिया आपने तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, x बराबर 2 देंगे तो 2 आएगा, है ना। कहने का मतलब है कि भाई जो इनपुट देंगे वही सही तो आउटपुट आएगा। x बराबर अगर 3 देंगे तो कैसा आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब एक आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिकल क्या हो जाएगा, एक इसका आउटपुट आएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि आइडेंटिटी फंक्शन समझ में आ गया कि f बराबर x है, y बराबर x हो जाएगा, तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। इसकी डोमेन और रेंज कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक। अब ये परेशान होइए, डोमेन और रेंज को हम जो है डिटेल में जो है तो बात करेंगे कि डोमेन और रेंज जो है कैसे जो है, और भी इसको लैबोरेटरी जो है पढ़ेंगे, है ना। ऐसे इतना समझ में आ ही रहा होगा भाई डोमेन और रेंज क्या है, y बराबर x है ना, एक रियल है ना आईडेंटिटी फंक्शन में भाई इसकी रेंज अगर देखें तो इस ग्राफ समझ में आ रहा है कि भाई इसकी रेंज क्या होगी, एक रियल नंबर होगी, और डोमेन भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिएगा और देखते